ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रीवा से लाडली बहनों के खातों में तीसरी किश्त जारी कर दी है। 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए 1209 करोड़ रुपए की ट्रांसफर राशि जारी की गई है। सीएम शहर के एसएएफ मैदान पर राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बता दें, सम्मेलन में मुख्यमंत्री करीब 153 करोड़ रुपए की 20 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करे हैं। इसके पहले सीएम ने शहर के कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक 1.5 किलोमीटर का लंबा जनदर्शन रोड शो भी किया था। बता दें, रोड शो 2 घंटे तक चला था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार ने विंध्य को न्याय नहीं दिया है। हमारी सरकार ने यहां पर कई विकास कार्य किए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने रीवा में विकास कार्य होने की बात भी कही है। शिवराज का और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यह विचार मेरे मन में क्यों आया? अभी राजन जी कह रहे थे, कुछ लोग कहते चुनाव, अरे मैं आज से कोई ये काम कर रहा हूं, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा। बचपन में मुझे ज्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के मानूंगा। इस उद्घोष के साथ अब मैं तुम्हारे खाते में सिंगल क्लिक करके ये पैसे डाल रहा हूं। अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रीवा से राकेश शुक्ल लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, यहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और लगातार जनता को लुभाने का यहां राजनीतिक दलों के द्वारा काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री जो है रीवा पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर हुए हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आज रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हैं जी, क्योंकि विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला माने जाने वाला है रीवा जिला जी। तो आज शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे आए हुए हैं और उनने घोषणाएं भी करी हैं जी। राकेश, लाडली बहना सम्मेलन की तीसरी किश्त यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जारी कर दी है। क्या कुछ वहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया इस पर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त इस बार लाडली बहनाओं खातों में जा रही है जी। तो कहीं न कहीं ये उनके लिए खुशी की बात है जी। जी राकेश जी, कई विकास कार्य यहाँ पर रीवा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातें दी हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है। जैसा कि अपन आए दिन खबर चला रहे हैं, तो इनके हिसाब से जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, इनकी घोषणाएं यहाँ पे अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट भी है जी। तो राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन रहा। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के चलते सत्र 20 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों को पुलिस को सामान भत्ता देने का प्रस्ताव पटल पर रखा गया। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात करती है। आय दोगुनी हुई क्या, ऐसा उनका कहना है। सरकार की धान की क्या तैयारी है? सरकार कह रही है कि धान एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि दिल्ली की सरकार ने धान का एक्सपोर्ट रोक दिया है, जिससे कुछ उद्योगपतियों को लाभ हो सकता है। उपचुनाव के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि घोषी में सपा मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा पहुंचे, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी भी सीखना बाकी है। बच्चा पैदा होता है तो 2 से 3 साल में बोलना चलना सीख जाता है, लेकिन इन्हें अभी और सीखना है। राहुल कभी गले लगते हैं, कभी किस देते हैं।
कभी कुछ बयान दे देते हैं। राहुल को बहुत कुछ सीखना है, अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। राहुल को राज परिवार से बाहर आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के चलते सत्र 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया था। विधानसभा में सुरक्षा कर्मियों को पुलिस के समान भत्ता देने का प्रस्ताव पटल पर रखा गया है। विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार किसान की आय दोगुनी करने की बात करती है, आय दोगुनी हुई क्या, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है। सरकार की धान की क्या तैयारी है? सरकार कह रही है कि धान एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि दिल्ली की सरकार ने धान का एक्सपोर्ट रोक दिया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल का आज चौथा दिन था, किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन बातों पर हंगामा देखने को मिला? जी पूर्व देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और उस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में जहां सत्ता पक्ष ने अपनी बातों को रखा और इसके साथ कई अध्यादेशों पर चर्चा हुई, खासकर किसानों को लेकर आज चर्चा हुई, तो वही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए, जिसमें खासकर था किसानों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, और क्योंकि आगे धान की खरीद होनी है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल जवाब सरकार से किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी सरकार के पास पूरा जो तैयारी है धान खरीद को लेकर वो नहीं बन पाई है, किस तरीके से सरकार धान खरीद करेगी और साथ ही साथ इसका एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जवाब आया उस पर अखिलेश यादव ने फिर कटाक्ष किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मालूम नहीं है कि केंद्र सरकार ने धान के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा कि कुछ व्यापारियों के लाभ को लेकर केंद्र सरकार ने धान की खरीद के बाद जो विदेशी एक्सपोर्ट होता था उस पर रोक लगा दी, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं देखा जाए कि नेपाल के जरिए से तमाम व्यापारी यहाँ धान खरीद कर और चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इस बात को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई है। साथ ही साथ विधानसभा के पटल पर विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों को पुलिस के बराबर वेतन भत्ता दिए जाने की जो अध्यादेश है वो पारित हुआ है, बिल पेश किया गया है। और भी तमाम मुद्दों को लेकर, जैसे कि यहाँ कानून व्यवस्था है और इसके साथ ही कृषि व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इन मुद्दों को लेकर सदन में बहस होती रही। खासकर बेरोजगारी को लेकर कई बार सवाल जवाब नेता प्रतिपक्ष और नेता दल के बीच में हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो आज मानसून सत्र का जो चौथा दिन था वो हंगामे भरा रहा है और क्योंकि अभी विधानसभा के बाद के दो बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, पहले 20 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो ये बड़ा मुद्दा है कि विधानसभा के अंदर जिस तरीके से विपक्षी दलों के विधायकों के द्वारा लगातार हंगामा किया जाना और मानसून सत्र में जो विषय होता है वो कृषि को लेकर होता है या अन्य मुद्दों को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर सदन में सदस्यों को अपनी बात रखनी होती है। लेकिन सबसे पहले दिन जो मणिपुर हिंसा हुई, दूसरे दिन उस पर बराबर बयानबाजी को लेकर यहाँ पर जो सदन की गरिमा को सदस्यों ने यहाँ जिस तरीके से धूमिल करने का काम किया है कि वो जेल में आ गए और इसके साथ ही कागज फेंके गए यहाँ और विधानसभा अध्यक्ष के पास हो या फिर विधान परिषद के सभापति हो, उनकी बेल में आकर नारेबाजी की गई है। इसको लेकर भी विधानसभा में हंगामा होता रहा। तो वहीं राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर भी आज सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी नोक-झोंक हुई है, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया के गठबंधन में शामिल है। तो वह एनडीए के गठबंधन में यहाँ भारतीय सुहेलदेव पार्टी और इसके साथ ही निषाद पार्टी दोनों शामिल हैं। तो इन नेताओं के बीच में तीखी तलखियां देखने को मिली हैं, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। तो सदन के अंदर जिस तरीके से कल यानी कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी है, इसको लेकर भी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में ये बात गूंजती रही है। जो इंडिया के गठबंधन में चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, उनके सदस्यों पर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो आरोप लगाते रहे हैं कि इंडिया के इस गठबंधन में शामिल है। राहुल गांधी को यानी कि मर्यादा नहीं मालूम है कि सदन में किस प्रकार की मर्यादा का आचरण करना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर भी कई बार चर्चा हुई, तीखी बहस होती रही सदस्यों के साथ। तो वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं और किस तरीके से चलते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने बातों को रखा और एक उदाहरण पेश किया कि राहुल गांधी को तमाम चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन विधानसभा मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें जो बहुआयामी यहाँ पर तमाम अध्यादेश रखे जाने थे वो सरकार ने रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार देने का जो वादा किया था उस पर भी रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही किसानों को उत्थान को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार किसानों को उत्थान को लेकर तमाम काम किए जा रहे हैं, चाहे कृषि आयात हो या निर्यात हो। इसके
साथ ही कृषि यंत्रों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश किसानों को लाभ दे रहा है, तो वहीं सबसे ज्यादा यहाँ किसान सम्मान निधि लोगों को दी जा रही है और उसके साथ ही कृषि यंत्रों में सबसे ज्यादा यहाँ सब्सिडी उत्तर प्रदेश के किसानों को दी जा रही है। और कैसे यहाँ पर जो जैविक खेती हो इसको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 2 महीने से अभियान चला रही है और लगातार जारी भी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सदन में कहा कि सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि जानकारी। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर रीवा में आदिवासी लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप की घटना को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बता दें, भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ताएं इस प्रदर्शन में मौजूद रहीं। रीवा में पिछले दिनों 2 आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। बता दें, इस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और इस मुद्दे को लेकर अब वह सड़क पर उतर आई है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और सीएम से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की। रीवा के हनुमाना में जो आदिवासी बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ है उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। आज पूरे प्रदेश में आदिवासी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और शिवराज सिंह जी मौन बैठे हुए हैं। कोई उनके ओर से बयान नहीं आता, वो सांत्वना देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, लेकिन शिवराज सिंह जो अपने आप को बच्चियों का मामा कहते हैं, उन्हें आज शर्म नहीं आ रही है और वो बेशर्मों की तरह आज भी घोषणा करते जा रहे हैं। आज हमारा यहाँ मामा से सवाल है कि यदि आज बच्चियों पर अत्याचार बढ़ रहा है तो क्यों नहीं वो गृह मंत्री को बर्खास्त करते। मुख्यमंत्री को होश में आना चाहिए और अपने गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। लाडली बहनों को सौगात की बात कर रहे हैं और लगातार बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। इसके पहले अभी सतना में हुआ था, उसके पहले यहाँ इंदौर की घटनाएं हमने देखी है। पूरा मध्य प्रदेश हब बना हुआ है रेप और गैंगरेप का। और मुख्यमंत्री क्रेडिट लेना चाहते हैं कि 1000 रुपये दे दिए, 1200 में गैस सिलेंडर और 1000 उनके अकाउंट दे दिए। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। इस समय मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है। मैं नहीं समझता कि आज मुख्यमंत्री अगर वहाँ जा रहे हैं तो आज वो जो आरोपी हैं उनके घरों को बुलडोज करें वहाँ पर। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी कृष्णा शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है और किस तरीके की यहाँ पे मांगे जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई हैं? बिल्कुल पूर्वी, जिस तरह से मध्य प्रदेश महिला अपराध बढ़े हैं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उसके लेकर आज महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी के रोशनपुरा चौराहे में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने मांग की है कि सीएम को गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए कि क्यों कहीं की मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, जिसके कारण लगातार मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं पीसी शर्मा ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार महिला अपराध बढ़ रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हीं महिलाओं को, बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, जबकि महिला अपराध घटाने में नाकाम साबित हुए हैं। और जिस रीवा में वो जा रहे हैं वहीं के रीवा के 2 बहनों का जो दुष्कर्म का मामला आया है, तो क्या सीएम जाते ही उन घरों को ध्वस्त करेंगे जिन घरों के लोगों ने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है? तो ये सवाल कांग्रेस से बीजेपी पर उठाया और बीजेपी सरकार से सवाल किया है कि कब तक ये महिला अपराध लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते रहेंगी। जी,
कृष्णा, जैसे कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जो है लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। आदिवासियों को साझने के लिए तो सरकार लगातार कार्य कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा है। महिलाओं को 1,000 रुपए मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो ये दोहरी नीति यहाँ पर, दोहरा चरित्र यहाँ पर हमें भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर, सख्त कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल, अभी तक रीवा के जो मामला है उसमें जांच चल रही है और जो आरोपी है उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला है, इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है जी। और ये भी सवाल उठाया है कि मध्य प्रदेश में जितने आदिवासियों के अत्याचार के मामले सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का हाथ रहा है। इसमें सवाल उठना लाजमी है और इसलिए कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता ही आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं और जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण भी बीजेपी के नेता ही हैं। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से सहयोगी कृष्णा शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहाँ ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। आपको बता दें कि मुनि की रेती के खरा स्त्रोत क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी भर गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों के घरों से पानी बाहर निकाला है। सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि चंद्रभागा नदी की बात करें तो पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। कई सालों के बाद चंद्रभागा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। इस आफत की बारिश से लोगों की जान अब खतरे में पड़ गई है। एक दीवार ढहने से एक बाबा की मौत हो जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। 2 लोगों की यहां पर गांव में भी जान गई है। एसडीआरएफ और पुलिस के साथ आपदा प्रबंधन की टीम लगातार भारी बारिश की वजह से सभी इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर ही लोगों को घरों से बाहर निकलने के आदेश जारी किए गए हैं। ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और यमकेश्वर तहसील प्रशासन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अपनी नजर बनाए हुए है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता संजय शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ वहां पर पूरा मामला है? 24 घंटे से लगातार बरसात चल रही है और इस बरसात की वजह से पूरा शहर और उसके आसपास का जितना एरिया है सब पानी जलमग्न हो गया है। जहाँ तहाँ वारदात हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं पे इतनी जगह पानी की वजह से लोगों के घरों में मलबा घुस गया है और साथ ही कोई दीवार ढह जा रही है। इस तरह की जो वारदातें हैं लगातार सामने आ रही है जी। और अगर बात करें तो जो शहर के बीच में एक चंद्रभागा नदी बहती है उसको इतनी भयंकर उफान पे आई है कि आपको क्या बताएं कि इससे पहले वो आई होगी, कभी 20-30 साल पहले आई होगी, तो इस टाइम उन्होंने जो उसमें पार्किंग बनी हुई थी उस पार्किंग में भी पानी घुसे, जहां से गाड़ियां बामुश्किल रात को निकाली गई। ऐसी स्थिति में शहर में जहां तहां जल प्रलय आ रखी है। संजय जी, प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते उत्तराखंड में तबाही देखने को मिलती है। हर साल ये चीजें होती हैं, तो पहले से जो है आपदा को बचाने के लिए, आपदा से बचने के लिए प्रबंध क्यों नहीं किए गए हैं? अच्छा, यहाँ पर तो पहले, क्योंकि अलर्ट तो पहले से ही चल रहा है जी। लेकिन जो सरकार है वो सिर्फ उसी एरिया में जा रही है या एसडीआरएफ को उसी एरिया में भेज रहे हैं जहाँ कोई वारदात हो रही है, या गंगा के किनारे उनको तैनात किया है कि गंगा में अगर उसका बहाव, जो गंगा का जो फ्लो है वो अगर शहर की तरफ आता है, अंदर बस्ती में घुसता है, तो उसके लिए वो लोग तैयारी करके रखते हैं। ऐसा कहीं प्रशासन की तरफ से कहीं भी ऐसा कोई अलर्ट या इस तरह का कोई काम नहीं किया है कि जिससे लोगों को ये लगे कि शासन प्रशासन उनके साथ है या उनको वक्त बेवक्त उनको जरूरत पड़े तो साथ खड़ा हो जाए। जी संजय, कल हमने देखा भूस्खलन की घटना सामने आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए थे सचेत रहने के, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये लापरवाही बरती जा रही है। क्या कुछ आला अधिकारियों का, हाईकमान का, स्थानीय प्रशासन का इस मुद्दे पर कहना है? देखिए, ऋषिकेश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो उसका भौगोलिक हिसाब है वो थोड़ा सा पड़ता है टिहरी जिले में, थोड़ा पड़ता है पौड़ी जिले में और ज्यादातर पड़ता है देहरादून जिले में। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रशासक हैं जो अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र को देखते हैं। अभी आपको जो घर में मलबा घुसने की बात है वो टिहरी जिले का है और वहां पर एसडीआरएफ लगातार उन लोगों को रात को 100 लोगों को रेस्क्यू किया
और वहां से उनका सामान उठाया और उनको सुरक्षित स्थान पे भेजा। और जो पौड़ी जिले का है वहां पे एक दीवार ढह गई और दीवार ढहने के बाद वहां रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ ने। वहां से जो बाबा वहां पर दब गए थे उनको निकाला, एक की बॉडी निकाली, एक को अस्पताल भेजा। इस तरह की जो घटना है तो एसडीआरएफ है जो चारों तरफ भाग रही है जी। बाकी जो लोकल प्रशासन है वो कहीं किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो पुलिस को बोल देंगे, पुलिस और एसडीआरएफ जाती है वो लोगों के बचाव कार्य करती है जी। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे संजय शर्मा जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।